जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज बेटा हम लोग क्लास 10th के मैथ का पूरा सब फार्मूला देखने जा रहे हैं। बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को सब फार्मूला आना चाहिए। पेन कॉपी उठाओ और एक साइड में पूरा फार्मूला लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर फार्मूला आप भूल जा रहे हो तो उसको खोजना पड़ता है, टाइम लगता है। ठीक है, एक साइड में आप लोग लिख लो और पूरा फार्मूला हम रिवीजन करा देंगे साथ में। आप लोग लिखते हुए चलो, हम बता देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पता होना चाहिए बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या पता होना चाहिए, वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा। वास्तविक संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर वाइज हर एक फार्मूला देखते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा, इसमें एक होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, एक तो होती है बेटा परिमेय संख्या। क्या होती है मेरे लाल, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है मेरे रसगुल्ला, दूसरा होता अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसमें एक आता है बेटा, क्या आता है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता आप लोगों को पता होना चाहिए, पूर्णांक होता क्या है। उसके बाद बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होती है बेटा, पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है बेटा पूर्ण संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या क्या होती है। यह तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यह आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है बेटा, वे संख्या जो निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो जीरो के साथ। जैसे क्या बेटा, 0 1 2 3, -1 -2 -3, तो ये बेटा क्या हो जाएगा पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या होगी, माइनस वाला निकाल दें बेटा, 0 से लिख दें 0 1 2 3 4 लिखते हुए चले जाओ, ये क्या होगा बेटा पूर्ण संख्या। और 0 भी हटा दें, 1 2 3 4 5, ये क्या होगा बेटा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलते हैं बेटा हम लोग, पहला चैप्टर आप लोगों को क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है बेटा पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में क्या क्या पूछता है मेरे रसगुल्ला, क्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए बेटा, ध्यान देना। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, रियल नंबर। पहला पता होना चाहिए बेटा अंडर रूट में आता है, या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। सिद्ध करना रहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या होता है, यह पता होना चाहिए। क्या अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पे बेटा 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे 4 या 6 ये सब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा सहअभाज्य संख्या क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है बेटा सहअभाज्य। यह बेटा इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है बेटा, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। क्या हो, सहअभाज्य संख्या क्या होगा, जिन दो संख्या का HCF, जिसका HCF क्या हो बेटा 1 हो, वह सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे बाबू यहां पे दे दिया 18, 25, तो 18 और 25 सहअभाज्य संख्या है, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का HCF निकालोगे इतना आएगा, 1 आएगा। या दे दे बाबू मेरे रसगुल्ला 5, 12, तो यह भी क्या होगा, सहअभाज्य संख्या ही होगा। आया समझ में, नहीं आया, आया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है बेटा तीसरा फार्मूला इस चैप्टर में आता है, आप लोग पता होना चाहिए HCF मतलब मैं से गुड़े क्या हो बेटा, लय से होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। मैं से गुड़े लय से बराबर क्या होगा बेटा, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। यह भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लेना। ठीक है, और पता तो होगा ही होगा, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया बेटा आपका वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। उसके बाद आता है बाबू चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या, बहुपद। क्या है बेटा, दूसरा चैप्टर बहुपद। तो बहुपद के फार्मूले हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लो। इस चैप्टर में इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर क्या है बेटा, बहुपद। तो बहुपद में क्या होता है बेटा, उसमें शून्यक पूछेगा। क्या पूछता है बेटा, शून्यक ज्ञात करना। तो शून्यक ज्ञात करोगे बेटा, क्या करोगे, इसमें शून्यक ज्ञात करना रहता है, शून्यक ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा क्या करोगे आप लोग, बहुपद के आगे जीरो लगाओगे, इक्वल टू करके जीरो। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का रहेगा, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बाबू उसके आगे क्या करेंगे, हम जीरो लगा देंगे, ठीक है। कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा, लेकिन जब शून्यक निकालेंगे बेटा तो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, जीरो लगा देंगे, ठीक है। वो भी कैसे पूछता है बेटा, गुणनखंड विधि से। कैसे पूछता है बाबू, गुणनखंड विधि से पूछेगा। क्या पूछेगा, गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से क्या कहेगा बेटा, मेरे रसगुल्ला कि शून्यक निकालिए, ठीक है। उसके बाद बाबू पूछता है शून्यकों का योग। क्या पूछेगा, शून्यक का योग पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है मेरे लाल, शून्यक का योग या योगफल लिखा रहता है। तो शून्यक का योग होता है बेटा माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है मेरे रसगुल्ला, माइनस यक्स का गुणांक, ठीक है, बटे क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये आप लोग पता होना चाहिए बेटा। माइनस है तो माइनस रहेगा रहेगा। अब यक्स का गुणांक ध्यान देना, यक्स क्या है, यहाँ पे है, एक्स का गुणांक क्या है बेटा, बी है, तो क्या होगा माइनस बी, शून्यक का योग। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, ए है, तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा बेटा मूलों का योग, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा मूलों का गुणनफल। क्या आता है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का या शून्यकों का गुणनफल बेटा, शून्यक बोलते हैं इसको, शून्यक का योग, शून्यक का गुणनफल, ठीक है। शून्यक का गुणनफल द्विघात समीकरण में बेटा मूल पूछता है, ठीक है। तो उसमें होता अचर पद। क्या होगा बेटा, अचर पद होगा, और बटे क्या होगा बेटा, यक्स स्क्वायर का गुणनफल होगा। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। हम शॉर्टकट में बहुत तेज से बताएंगे, आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अचर पद क्या है बेटा, सी है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे भी ए लिखे हो, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। दो चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा अगले चैप्टर पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर अगले चैप्टर पे हम चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, एकदम तहलका मचाओ। एक एक फार्मूला, एक एक क्वेश्चन सब आना चाहिए बेटा, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप लोगों को। क्या कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा बेटा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बेटा, या रैखिक समीकरण, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बेटा इसको सॉल्व करना रहेगा। इसमें दो समीकरण दिए रहेंगे और दो चर वाले रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे बेटा, इसमें दो समीकरण रहते हैं, और जैसे एक होता है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 रहेगा। एक रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रहेगा। दो समीकरण हो गए बेटा, एक और दो हो गया मेरे रसगुल्ला। तो इसको सॉल्व करने की पहले तीन विधि थी, एक विधि हट गई है, बज्रगुणनखंड हट गई है, दो ही विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक बेटा विलोपन विधि से सॉल्व करना रहेगा। एक बेटा होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है मेरे रसगुल्ला विलोपन विधि। क्या होता है, विलोपन विधि। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। दो विधि से हम इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जैसे समपाती रेखाएं क्या होती हैं, यह पता होना चाहिए बेटा आप लोगों को। समपाती रेखाएं, तो समपाती क्या होती हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है। तो समपाती रेखाएं क्या होती हैं बेटा, वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हों, वे दो रेखाएं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक रेखा यह है बेटा और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो,
तो ये संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसका बेटा होता है कि अगर देखा जाए इसमें तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है बेटा C1/C2 के। ठीक है, इसमें हल कितने होते हैं बेटा? अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। इसमें क्या होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। और यह कैसा होगा बाबू? यह संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। अब बाबू पहला, अब दूसरा क्या होता है? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेद रेखाएं, छेदी कर दो बेटा, रेखाएं होती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? इसमें दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं। ठीक है बेटा, जैसे एक ऐसे जा रहा, दूसरी रेखा ऐसे जाएगा, मतलब एक बिंदु पे काटेंगी। इसका कंडीशन क्या होता है बेटा? इसका कंडीशन होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। इसका एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? अद्वितीय हल होगा इसमें, मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, यह भी क्या होगा मेरे रसगुल्ला? यह भी संगत होगा। इतना समझ में आया बाबू? उसके बाद आता है बेटा समांतर रेखाएं। क्या होती है बेटा? अगला समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है मेरे रसगुल्ला? वे रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हों, जो कभी एक दूसरे से मिले ना। जैसे एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जाएगा, तो ये समांतर होंगी। इसमें क्या होता है बाबू? A1/A2 तो बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा बेटा C1/C2 के। और जब समांतर जा रही है बेटा, एक दूसरे से कहीं नहीं मिले, कोई हल नहीं, आपको हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? कोई हल नहीं। ठीक है, और यह क्या हो गया बेटा? असंगत होता है। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले चैप्टर के फार्मूले की तरफ। 4 नंबर, हाँ, क्या होता है वो? कौन सा है? द्विघात समीकरण। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो देखते हैं बेटा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के सारे फार्मूले को, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सब उसमें भी देखते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला चैप्टर लिखो बेटा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा? यह है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। बहुपद में बेटा इक्वल टू 0 नहीं होता, इसमें इक्वल टू 0 होता है, इस रूप का होता है। लेकिन कभी भी a का मान बेटा इसमें 0 नहीं होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू बेटा 0 नहीं हो सकता है। किसी भी कंडीशन में a का मान 0 आप नहीं लिख सकते हैं। b का वैल्यू 0 हो सकता है बेटा, b इक्वल टू 0 हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा ax² प्लस c इक्वल टू 0। तब भी बेटा ये द्विघात समीकरण ही रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बेटा मूल निकालने होते हैं, तो इसका मूल बेटा एक गुणनखंड विधि से निकालते हैं कि द्विघाती सूत्र द्वारा निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल निकालते हैं बेटा। इसमें एक पता होना चाहिए आप लोगों को, गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है बेटा? मूल ज्ञात किया जाता है, ज्ञात करना। ठीक है, एक होता है बेटा द्विघाती सूत्र द्वारा। क्या होता है बेटा? द्विघाती सूत्र द्वारा मूल क्या करना बेटा? मूल ज्ञात करना। एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र को ही बेटा कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, इसका फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है? मान लिया मूल निकालना, तो क्या होगा फार्मूला? -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान क्या होता है मेरे रसगुल्ला? 2a। ये होता है बेटा इसका फार्मूला। ठीक है, और जो होता है बाबू b² माइनस 4ac जो यहाँ पे लिखे हो, इसी को कहते हैं विवितिकर। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं विवितिकर कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, विवितिकर इसको कहते हैं, b² माइनस 4ac को। ठीक है, b² माइनस 4ac क्या होता है बेटा? d होता है। क्या होता है? इसी को क्या कहते हैं? d। ठीक है, तो d इक्वल टू भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू बेटा 0 आ गया, क्या आ जाए? d का वैल्यू 0, तो दो समान या बराबर मूल होते हैं। लिख सकते हो बेटा क्या? दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, दो बराबर मूल होते हैं। अगर d का वैल्यू बेटा
क्या हो, बड़ा आ जाए 0 से, और दो बराबर मूल होते हैं, वो भी कैसे होते हैं बेटा, वास्तविक होते हैं। दो बराबर मूल होते कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। डी का वैल्यू बेटा 0 से बड़ा आ जाए तब क्या होगा, तो बेटा दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे, ठीक है, अलग अलग मूल। कैसे बेटा, यह भी वास्तविक ही होगा, ठीक है। और डी का वैल्यू अगर बेटा छोटा आ जाए 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा बेटा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं अगला चैप्टर क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। यह भी सारे फार्मूले अब नहीं भूलोगे कभी भी, कोई भी दिक्कत हो जाए लेकिन फार्मूले नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो फिर चलें अगले चैप्टर की तरफ, देखते हैं बेटा अगला चैप्टर क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखते हैं बेटा, या समांतर श्रेणी। लिखा जाता है बेटा समांतर श्रेणियां, ठीक है, समांतर श्रेणियां। आ जाओ बेटा, समांतर श्रेणी। अब बेटा इसमें समांतर श्रेणी होता क्या है, ए बाबू A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 AN के रूप का होता है। कैसे होता है, AN रूप के होता है। A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बाबू पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद, पांचवा पद या नवा पद, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है बाबू। इसमें डी होता है बेटा, डी को बोलते हैं सब लोग सार्वांतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। डी होता है सार्वांतर। तो डी बराबर बेटा हम लिख सकते हैं क्या, A2 माइनस A1, या डी बराबर लिख सकते हैं बेटा A3 माइनस A2, या डी बराबर लिख सकते हैं बेटा A4 माइनस A3। डी का वैल्यू निकालना है बाबू, क्या करना है, A2 करना है तो उसमें से A1 घटाना, A3 कर रहे हैं तो A2 घटा दो, A4 कर रहे हैं तो A3 घटा दो, ठीक है। डी का मान निकल जाएगा। इसमें प्रथम पद बेटा यही होता है, इसको A1 भी लिखा जाता है या A भी लिखा जाता है, ठीक है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रथम पद को A भी लिखते हैं, कहीं कहीं A1 भी लिखते हैं, ठीक है बेटा। A1 से स्टार्ट हो रहा है तो प्रथम पद A1 होगा, और A से स्टार्ट हो रहा है तो प्रथम पद क्या होगा बेटा, A होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी का n वां पद जैसे पूछ लेता है बेटा, श्रेणी का n वां पद, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या होता है बेटा, श्रेणी का अगर n वां पद पूछ ले, श्रेणी का n वां पद, तो n वां पद के लिए क्या होगा बेटा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है बेटा श्रेणी का n वां पद, ठीक है। पांचवा पद अगर पूछ ले बेटा, a5 लिखेंगे, पांचवा पद पूछ रहा है तो a5, तो क्या होगा a प्लस, पांचवा पद पूछ रहा है बेटा तो 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a5 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 5 में से गया 4d, पांचवा पद पूछेगा तो a प्लस 4d। ऐसे बेटा अगर चौथा पद पूछे a4 तो लिखोगे a प्लस 3d, ऐसे a 10वां पद पूछे तो a प्लस 9d। आए समझ बेटा। अगर 11वां पद पूछ ले तो a प्लस 10d, 99वां पद पूछ ले a 99 तो क्या करोगे a प्लस 98d। आया समझ में, n वां पद आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू आप लोगों को पता होना चाहिए n पदों का योग, क्या होना चाहिए बेटा, n पदों का योग, n पदों का योग, तो इसको कहते हैं बेटा यसियन। यसियन बराबर क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या होता है बेटा n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है बाबू एसएन, मतलब n पदों का योग का फार्मूला। यदि n पदों का योग का फार्मूला पूछ ले तो यह हो जाएगा। यह होता है बेटा एसएन बराबर एक होता है, क्या होता है बेटा n बाई 2, n लास्ट पद जब पता हो बेटा, n बाई 2 a प्लस a n, लास्ट पद जब पता रहेगा और पहला पद पता रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा। लास्ट पद नहीं पता रहेगा बेटा, पदों की संख्या पता रहेगा, डी पता रहेगा, ए पता रहेगा, एन पता रहेगा, तो ए फार्मूला लग जाएगा एन पदों का योग निकालने का, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, देखते हैं अगला चैप्टर क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी बेटा पांचवा था, आ जाओ
अगला देखते हैं त्रिभुज। क्या देखते हैं मेरे रसगुल्ला? त्रिभुज। बहुत ही जल्दी सारे फार्मूले आप लोगों को समझा देंगे। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है बेटा? तीन भुजा से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ट्रिंगल, ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। इतने क्या, इससे कई गुना होशियार हो आप लोग। इसमें पहला प्रमेय होता है 6.1 बेटा, थेल्स का प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रमेय क्या बेटा? 6.1 जो होता है इसको कहते हैं मेरे लाल थेल्स का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा थेल्स का प्रमेय, यह आपको पता होना है। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है मेरे रसगुल्ला? थेल्स का प्रमेय कहता है कोई त्रिभुज है, अगर यह मान लिया क्या है, कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब बेटा एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा रेखा खींची जाए, जैसे बीसी के समांतर एक रेखा यहाँ पे पी क्यू खींचा गया। क्या हुआ बेटा? बीसी समांतर पी क्यू खींचा गया, तो थेल्स का प्रमेय कहता है बेटा जो एपी होगा अपान पीबी, क्या होगा? एपी अपान पीबी, और ए क्यू जो होगा बेटा अपान क्यू सी, क्या होंगे आपस में? कि भुजा का अनुपात बराबर होगा। या ऐसे लिख सकते हो बेटा इसको, एपी अपान ए बी, एपी अपान ए बी बराबर ए क्यू अपान ए सी। ये भुजा का अनुपात क्या होगा बेटा? बराबर होगा, ठीक है। ए बाबू हो गया आपका प्रमेय नंबर 6.1। 6.2 क्या होगा बेटा? थेल्स के प्रमेय का अपोजिट होगा। थेल्स प्रमेय 6.2 अगर पूछ ले तो क्या होगा? विपरीत, थेल्स के प्रमेय का विपरीत। इसमें क्या होता है बेटा? जैसे एक त्रिभुज है, ऐसे है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ से एक रेखा खींच दे पी और क्यू। अगर दिया हो बेटा, क्या दिया हो कि ए पी अपान ए बी बराबर बेटा ए क्यू, भुजा का अनुपात बराबर दिया अपान ए सी, तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला? तब होगा कि पी क्यू जो होगा समांतर होगा बी सी, या बी सी जो होगा समांतर होगा पी क्यू के, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिभुज की समरूपता के कसौटी। अब बेटा इसके बाद आता है त्रिभुज की समरूपता के कसौटी। तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, तो सिर्फ त्रिभुज की समरूपता की कसौटी आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। क्या? उनके संगत कोण क्या हो बेटा? बराबर हो, उनकी संगत भुजा समानुपाती हो। क्या होती है बेटा? पहला होता है संगत कोण, क्या हो बेटा? संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? संगत भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो बेटा? संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो बेटा क्या होगा? त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये होता है समरूपता की कसौटी, ठीक है। इसमें बाबू अगला प्रमेय देख लेते हैं, प्रमेय 6.3। इसमें क्या होता है बाबू? दो त्रिभुज दिया हो और दोनों के कोण आपस में बराबर हो, क्या हो? जैसे एक त्रिभुज यह दिया है, मान लिया यह एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, और एक त्रिभुज यहां पे दिया है बेटा पी क्यू आर, और बाबू यहाँ पे कोण ए कोण पी के बराबर हो, इतना पता होना चाहिए। कोण ए बराबर हो बेटा कोण पी के, और कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर हो बेटा कोण आर के, कोण सी बराबर कोण आर के हो। तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा बेटा? समरूप होगा किसके? तो क्या हो? किसी त्रिभुज की तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है बेटा? समरूप होता है। क्या होता है बेटा? समरूप होता है। तो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये बेटा समरूप का साइन है। त्रिभुज पी क्यू आर क्यों है बेटा? इसके तीनों कोण बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं बाबू, और किसी त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हो गए तब भी वह समरूप होता है, ठीक है। तो दोनों तीनों कोण बराबर है बेटा, तो तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता की कसौटी, या कहीं कहीं लिखा जाता है एंगल एंगल भी लिख सकते हो, तब भी सही रहेगा, ठीक है। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। आज समझ में कोई दिक्कत नहीं। प्रमेय 6.3 आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रमेय 6.4 क्या होता है बेटा? देखना, प्रमेय 6.4 इसमें होता है मेरे रसगुल्ला क्या? किसी त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात समानुपाती हो। जैसे
यह त्रिभुज है बेटा ए बी सी, यह त्रिभुज है मेरे लाल पी क्यू आर, छोटा छोटा बना दे रहे हैं पी क्यू आर। इसमें इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, मतलब ए बी जो है बेटा अपान पी क्यू, यह इसके ठीक है, बी सी अपान क्यू आर, और क्या है ए सी अपान पी आर हो। अगर हो बेटा तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर होंगे बेटा, अतः त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे बेटा, साइड साइड साइड, समरूपता कसौटी से। इतना आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक प्रमेय और है बाबू, देख लेते हैं वो भी। प्रमेय 6.5 6.5 क्या कहता है बेटा, स्पेस है नीचे, एक मिनट लग तो रहा है। क्या कहता प्रमेय 6.5 बेटा, कि एक त्रिभुज अगर ऐसे हो जिसका नाम हो ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है बेटा जिसका नाम हो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, और इस त्रिभुज का एक कोण बेटा यह कोण इस कोण के बराबर हो। मतलब क्या हो, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, कोण ए बराबर हो कोण पी के, ठीक है बेटा। इसकी संगत भुजा, इस भुजा का अनुपात इसके और इस भुजा का अनुपात इसके बराबर हो। क्या हो, ए बी अपान पी क्यू हो, और बेटा ए सी अपान क्या हो बेटा, पी आर हो, ए सी अपान पी आर हो। तो इस कंडीशन में त्रिभुज क्या होगा बेटा, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे बेटा, साइड एंगल साइड से, देखना यह साइड है, ये एंगल साइड एंगल साइड से। यह चारों प्रमेय आप लोगों को पता होगा तो आप लोग त्रिभुज के सारे क्वेश्चन आराम से करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले चैप्टर की तरफ, देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या कह रहा है, उसके भी सारे फार्मूले देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। मिटाएं इसको। अगर इतना आप लोगों को पता है तो त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, अगला चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति होता है बेटा, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर देखोगे बाबू तो इसमें सबसे पहले क्या, बिंदुओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होती है बेटा, जैसे दो बिंदु हो, यहाँ पे एक बिंदु ए हो, यहाँ पे एक बिंदु बी हो, इसका निर्देशांक हो बेटा x1 कामा y1 और इसका निर्देशांक हो x2 कामा y2। इसके बीच की दूरी पूछ ले, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दोनों फार्मूले एक ही आंसर लाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा मूल बिंदु से बिंदु x कामा y के बीच की दूरी निकालना होगा। दूसरा क्या बेटा, मूल बिंदु से पूछ ले, मूल बिंदु से बिंदु x कामा y की दूरी पूछ ले बेटा। तो इसका फार्मूला होता है इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु से पूछ ले अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मध्य बिंदु अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, तीसरा फार्मूला इसमें होता है बेटा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु होता है बाबू x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है बेटा मध्य बिंदु का फार्मूला, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। विभाजन बिंदु जो अनुपात में पूछते हैं बेटा,
क्या विभाजन बिंदु पूछ ले, अगर विभाजन बिंदु पूछ ले तो विभाजन बिंदु आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये होता है बेटा x के लिए, और y का होता है क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो जाता है बेटा y के लिए विभाजन बिंदु। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद पूछ लेता है बेटा x अक्ष से बिंदु की दूरी या y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ लेता है। तो x अक्ष से अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, x अक्ष से बिंदु की दूरी। तो बेटा जब x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो क्या होगा, वो x y का मान दिया रहता है इसमें, तो y का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक। अगर y अक्ष से पूछ ले बेटा, y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला, x का निर्देशांक हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना। इसी में यह चैप्टर हो जाएगा बेटा निर्देशांक ज्यामिति खत्म। आ जाएगा इसके बाद त्रिकोणमिति के परिचय। पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर देखते हैं त्रिकोणमिति के परिचय। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लोग ने देखे हैं, तो इसी के साथ आ जाओ त्रिकोणमिति के परिचय को भी देख लिया जाए। ठीक है, मिटाएं इसको। देखते हैं मेरे रसगुल्ला त्रिकोणमिति का परिचय क्या कहता है। त्रिकोणमिति का परिचय बेटा, इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए आप लोगों को। क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू मेरे रसगुल्ला, इसमें होता है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कर दो बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं मेरे रसगुल्ला, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है बेटा लाल, ट्रिक होता है लाल बटे का पता होना चाहिए आप लोगों को, यह पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने बताएं बेटा, 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और क्या होता है बेटा, एक होता है यहां पे लिखते रहे कोसेक थीटा। अब देखना ध्यान से बेटा, क्या होता है लाल बटे कक्का, साइन का पहला हो जाएगा यल बाई के, यल से लंब के से कर्ण, इसमें हम लिखेंगे बेटा इसका लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस का होगा बेटा ए से आधार के से कर्ण, तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर होता है बेटा यल बाई यल से लंब ए से आधार। ठीक है, फिर टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा बेटा। फिर कॉट, यहां से उल्टा चलो, ए बाई यल कर दो, ए से आधार यल से लंब, आधार बटे लंब, और नहीं तो टैन का उल्टा कॉट होता है बेटा, इसको पलट देना आधार बटे लंब। देखो आधार नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे। ऐसे कॉस का सेक होगा, यह भी उल्टा हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे हो जाएगा आधार। ठीक है, ऐसे बेटा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये क्या होगा ध्यान देना, ये लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा मेरे रसगुल्ला कर्ण बटे लंब। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद कुछ फार्मूले होते हैं बेटा, क्या होते हैं ध्यान देना, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है बेटा ये सेक का उल्टा होता है, 1 बटे हो जाएगा सेक थीटा। टेन जो होगा बाबू टेन थीटा हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा का, और कॉट जो होगा बेटा यह टेन का उल्टा होता है 1 बटे टेन थीटा। कॉट के बाद क्या आता है बेटा सेक, तो सेक होगा बेटा कॉस का उल्टा होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कोसेक आता है इसके बाद बाबू, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए इतना। उसके बाद 2 फार्मूले और होते हैं छोटे छोटे से, क्या होता है मेरे रसगुल्ला, एक होता है टेन थीटा,
tan थीटा बराबर आता है बेटा sin थीटा बटे cos थीटा, यह भी पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आता है बेटा cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा एक दो फार्मूला और पता होना चाहिए। क्या? साइन स्क्वायर सर्वसंख्या का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। यह फार्मूला पता होगा आपको, फिर इसमें से 2-3 फार्मूले बन जाएंगे। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले बेटा तो एक तो है, यह इधर जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां से हम साइन थीटा का मान निकालें तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां से हम कॉस थीटा का मान निकालें इन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा अगला फार्मूला, होता है मेरे रसगुल्ला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम सेक स्क्वायर का मान निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, यह इधर है प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, या सेक थीटा का यहां से मान निकाले मेरे लाल हो जाएगा इन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम बेटा tan स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो इधर जाएगा या इधर आएगा। ठीक है, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे बेटा तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर tan थीटा का मान निकालोगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आया समझ में? इसके बाद आता है आगे बाबू, क्या आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहां से अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहां से बेटा हम कोसेक थीटा का मान निकालें तो इन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट यह ये और ये तीनों पता होना चाहिए सर्वसंख्या का, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉट का निकालोगे बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर निकालोगे तो इन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा बेटा इसके सारे सूत्र, किसका? त्रिकोणमिति के परिचय का। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। अब इसके बाद आता है इसमें टेबल। टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी पता होना चाहिए। पहले ये आप लोग नोट कर लो, फिर टेबल का देखते हैं। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा इसमें एक कॉलम बनाना, उसमें लिखना थीटा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखना बाबू 0 डिग्री, फिर लिखना 30 डिग्री, फिर लिखना 60 डिग्री, फिर लिखना बेटा 30 के बाद 60 नहीं 45 डिग्री, सॉरी बेटा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखना 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद लिखना 90 डिग्री। यह कॉलम बनाना आप लोग। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, सीधा नहीं बन रहेगा तो कोई बात नहीं, टेढ़ा है सही, लेकिन आप लोग सीधा बनाना। ठीक है, यहाँ पे होगा बेटा क्या होगा, पहले साइन होगा, फिर क्या होगा बेटा साइन के बाद कॉस होगा, साइन कॉस, फिर क्या होगा tan होगा, फिर कॉट होगा, फिर सेक होगा, फिर क्या होगा बेटा कोसेक होगा। ठीक है, यहां से खींच दो ये भी लाइन, यहां से भी लाइन, बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, 60-90। यहां से ऐसे खींच दो बेटा, ये हो गया, यहां से ऐसे खींच दो, ये हो गया, यहां से ऐसे खींच दो, यह हो गया, यहां से ऐसे खींच दो, यह हो गया, यहां से ऐसे खींच दो, यह हो गया। देखना बेटा सिर्फ आप साइन का याद कर लेना। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/2 में 2 होता है। ठीक है, 60 का मान कितना होता है बेटा √3/2 होता है, और 90 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। साइन का याद कर लिए, कॉस वाले में इसको उल्टा लिखते हुए चले आओ, तो वहां से 90 का 0 हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा इसका यहाँ 30 में चला आएगा 60 वाला √3/2,
45 का सेम रहेगा बेटा, 1/2 में 2, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन कॉस का हो गया, तुरंत निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। टेन क्या होता है बेटा, साइन बटे कॉस। तो 0 में 1 से भाग देंगे बेटा, कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 1/3 में 3 आएगा। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, करड़ी में 3, और 1 में 0 से भाग देंगे बेटा, इनफाइनाइट। अब यहां से लिखते हुए चले जाओ, इनफाइनाइट, ये हो गया बेटा, करड़ी में 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1/3 में 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया बाबू। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो उल्टा कर दो बेटा, तो क्या होगा, सेक 30 का मान, इसका 1/1 होगा, 1 हो जाएगा। इसको उल्टा करोगे 2/3 में 3 हो जाएगा। इसको उल्टा करोगे बेटा, √2/1, तो 2 ही, √2 ही रहेगा बेटा, यह पलटेगा, यह 2, और यह बेटा क्या होगा, 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अब बाबू कोशक के लिए या तो साइन का उल्टा करो, या तो यहीं से लिखते हुए चले जाओ। देखो इनफाइनाइट 2 इन √2, 2/3 में 3, और यहाँ पे 1। ये हो गया बेटा टेबल, बहुत ईजी है, बस एक लाइन आप लोग याद कर लेना, फिर और कुछ आप लोग करना ही नहीं है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ जाओ देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या देखेंगे बेटा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें कुछ नहीं है बेटा, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, ध्यान देना। 1 मिनट रुक जाओ बाबू, इसका इंक खत्म हो गया है, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा साफ, बस 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट तो हम लगने देंगे नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। हो गया बेटा, चलो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें बाबू उन्नयन कोण पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, अवनमन कोण। जैसे एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है यहाँ पे ऐसे बेटा, और कोई व्यक्ति यहां से बैठ के देख रहा है थीटा, यह कोण क्या होगा बेटा, उन्नयन कोण होगा। क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। यहां से देखेगा तो, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको नीचे वाले को क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, दृष्टि रेखा। यहां से देख रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका क्षैतिज रेखा, आए समझ में। और दूसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, कि ऊपर से कोई देख रहा हो, जैसे यहां पे बेटा, यहां पे एक त्रिभुज है, यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है, यहां से इसको देख रहा है, यहां पे कोण बनेगा थीटा। इसके बीच का कोण जो होगा बेटा, ये होगा अवनमन कोण। क्या होगा, अवनमन कोण, ठीक है। यह इसमें हो जाएगा बेटा दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। यह होगा इसमें भी क्षैतिज, क्षैतिज रेखा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, आगे देखते हैं बेटा। बस इसमें 2 चीज पता हो तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आता है बेटा अगला, होता है वृत्त। क्या होता है, सर्कल वृत्त। वृत्त क्या होती है बेटा, इसमें 3 कंडीशन होते हैं। एक होती है बेटा छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा, एक अप्रच्छेदी रेखा, ठीक है। जैसे यह एक बेटा क्या है, वृत्त है, यह इसका केंद्र है, ऐसे कोई रेखा जा रही हो, इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। और यह क्या हो बेटा, एक वृत्त हो, और ऐसे स्पर्श करते हुए एक रेखा जा रही हो, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। और यह इसका क्या है बेटा, केंद्र है।
तीसरा क्या हो, यह एक वृत्त हो, यह मान लिया इसका केंद्र है, एक रेखा ऐसे जा रही हो तो इसको कहेंगे अप्रतिच्छेदी या प्रच्छेद रेखा कहेंगे। यह 3 कंडीशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब बाबू यहां पे एक कंडीशन देखना, ये बनता है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, यह क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं, वृत्त की परिधि। इसको क्या बोलते हैं बेटा, केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या बोलते हैं। ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु पे या बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त के अंदर अगर बेटा कोई बिंदु है तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। मतलब वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वो तुरंत परिच्छेदी रेखा बन जाएगी या छेदक रेखा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर स्थित, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पता होना चाहिए बेटा। दूसरा कंडीशन होता है 1, कितनी खींची जा सकती है, 1। इसमें बेटा 0, अब पहले वाले में कोई नहीं, अगर अंदर है तो कोई नहीं, वृत्त पर है तो 1। वृत्त के बाहर है बेटा कोई बिंदु तो उससे स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, 2। ठीक है, वृत्त के बाहर से अगर खींचेंगे बेटा तो कितनी खींची जा सकती है, 2। जैसे यह क्या है, वृत्त है, एक बाहर एक बिंदु, इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो एक ऐसे खिंचाएगा, एक ऐसे खिंचाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगला कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर बेटा केवल चौथा कंडीशन जो होगा 2 समांतर रेखाएं, एक यहां से बेटा, एक यहां से, या एक यहां से खींचेंगे तो दूसरा बेटा यहां से कहीं से होगा, ए वाला इसके समांतर नहीं होगा। किसी भी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे समझ बेटा। अब कोई पूछ ले वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे वृत्त है, अब इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तब तो बेटा बहुत सारे, कितने, अनंत, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से खींचते जाओ, बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है बेटा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या से क्या होती है बेटा, ये लंब होती है। अगर देखोगे तो 90 अंश होगा। यह भी आया समझ में, यह पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, इस पे लंब होती है। तो इतना आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा, देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या देखते हैं बेटा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बाद बेटा सांख्यिकी प्रायिकता। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बेटा क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, अब बाबू वृत्त, आप लोगों को पता है वृत्त क्या होता है, यह क्या है, एक वृत्त है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, अभी बताएं आप लोगों को, इसको परिधि बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। बेटा यह इसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है, यह त्रिज्या होती है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। अगर इसको बेटा, इसको क्या बोलते हैं, 2 त्रिज्या से घिरी हुई भाग जो होती है बेटा, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। इसको दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या होता है बाबू, दूसरा कंडीशन क्या होता है, यह बेटा वृत्त होती है परिधि, यह होता है केंद्र होता है। यह बेटा यहां से एक जीवा खींच दिया जाए, इसको जीवा बोलते हैं। ये बेटा हो जाएगा वृत्तखंड, 2 भागों में इसको विभाजित कर रहा है, होगा वृत्तखंड। इसको कहेंगे बेटा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और इसको कहते हैं बेटा दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दीर्घ वृत्तखंड। इसको कहते हैं बेटा लघु वृत्तखंड।
इतना आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोगों को जब पता है बेटा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जो त्रिज्यखंड है बेटा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बाबू त्रिज्यखंड में देखो ये चाप है, यहां से यहां तक ये चाप है, चाप की लंबाई पूछ ले बेटा, चाप की लंबाई तो क्या होता है बेटा? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, या लिख सकते हैं बेटा इसको थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये हो जाएगा बेटा थीटा बटे 360 2 पाई आर, या तो थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। 2 से 360 काटोगे बेटा तो 180 आएगा। अब इसके अंदर अगर बेटा समबाहु त्रिभुज बन जाए, जैसे त्रिभुज है यहाँ पे ऐसे बन जाए बेटा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखना, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बेटा वृत्त के अंदर बनना है तो भुजा क्या होगी? त्रिज्या होगी, तो क्या होगा? √3/4 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, वृत्त के अंदर अगर बनेगा तो, ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा, अगर वृत्त के अंदर ही समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है बेटा? 1/2 आधार भी क्या होगी इसमें बेटा? त्रिज्या होगी, ऊंचाई भी क्या होगी बेटा? इसमें त्रिज्या ही होगी। आधार और ऊंचाई दोनों क्या होंगे बेटा? त्रिज्या ही होंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले चैप्टर की तरफ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बेटा हर एक फार्मूला आप लोगों को पता रहा होगा, नहीं रहा होगा तो नोट कर लो, क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखना अगला चैप्टर बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, इसमें आता सबसे पहले घन। क्या आता है? घन। जैसे घन क्या होती हैं? मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब क्या हो बेटा? आपस में बराबर हों, तो क्या कहलाता है? घन कहलाता है, ठीक है, वो कहलाता है बेटा घन कहलाता है। तो घन का वक्र पृष्ठ अगर पूछ ले बेटा, घन का वक्र पृष्ठ पूछ ले, क्या पूछ ले? घन का वक्र पृष्ठ पूछ ले। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? 4 गुणे, जैसे यह क्या है बेटा? यह भुजा है, भुजा क्या है? ए है, ठीक है, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ ले बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आयतन पूछ ले बेटा, आयतन पूछ ले तो क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। आयतन क्या होगा बेटा? भुजा क्यूब होगा। अगर घनाभ आ जाए इस मैटर में, बीच में आ जाए घनाभ, तो घनाभ का क्या होगा बेटा? घनाभ की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, घन के आकार का नहीं होता, ठीक है। जैसे आप लोगों का बुक होता है सब क्या होता है? घनाभ के आकार का, ऐसे हो बेटा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये घनाभ के टाइप का रहेगा। तो घनाभ का अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, वक्र पृष्ठ पूछे बाबू, घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछ ले। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ, जैसे लंबाई l है, ऊंचाई h है, चौड़ाई b है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ अगर पूछे बेटा क्या होगा? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, l प्लस बी इंटू एच। संपूर्ण पृष्ठ पूछे बेटा, अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे अगर बेटा तो क्या होगा? तो होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL। आयतन अगर पूछ ले बेटा, आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच होगा,
ठीक है, ये हो जाएगा बाबू इसका आयतन। इसके बाद आता है बेटा बेलन। बेलन आप लोगों को पता ही है क्या है, बेलन आता है। इसके बाद ये देखना बाबू क्या है, यह एक बेलन है। यह क्या है बेटा, बेलन है। तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठ पूछ ले बेटा तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। ठीक है, तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठ पूछे बेटा, बेलन वक्र पृष्ठ अगर पूछे, इसमें क्या पूछे, वक्र पृष्ठ पूछ ले बेटा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले अगर बेटा, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच होगा बेटा, लेकिन नीचे में वृत्ताकार भाग होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बेटा कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, इसमें क्या करो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, क्या 2 पाई आर कॉमन लोगे, एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठ। आयतन पूछ ले बेलन का बेटा, आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा आयतन। इसके बाद आता है बेटा शंकु। क्या आता है, शंकु आता है मेरे रसगुल्ला। तो आ जाओ शंकु देखते हैं। शंकु क्या होता है, जैसे ये क्या है बेटा, एक शंकु है। ठीक है, यह क्या है, मान लिया बेटा शंकु है, यह इसकी क्या है, ऊंचाई है, यह इसकी त्रिज्या है और यह उसकी ऊंचाई है, इसकी त्रियक ऊंचाई है। तो शंकु का त्रियक ऊंचाई जो होता है एल बराबर इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा बेटा शंकु की त्रियक ऊंचाई। ठीक है, वक्र पृष्ठ होता है बेटा, वक्र पृष्ठ अगर पूछ ले तो वक्र पृष्ठ होता है बेटा शंकु का पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ ले बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ होगा बेटा पाई आर एल और नीचे वाला भाग बेटा होता है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। आयतन इसके बाद होता है बेटा, आयतन होता है तो क्या करना, बेलन वाले में 1/3 से भाग दे देना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बेटा इसका आयतन। उसके बाद आता है गोला। क्या आता है, गोला। तो गोला अगर देखा जाए बेटा, तो गोला का आप लोगों को पता होगा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है बेटा उसमें, वक्र पृष्ठ या बेटा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आयतन क्या होगा बेटा, उसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा अर्धगोला। क्या आता है, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला का क्या होगा बेटा, ध्यान देना, अर्धगोला का होता है बेटा अगर देखा जाए वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ देखोगे बेटा तो 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन देखोगे बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा गोला का, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, इसको नोट करो। फिर देखते हैं बेटा सांख्यिकी। क्या देखते हैं, सांख्यिकी, उसको भी, उसके भी सारे फार्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ इसको हम मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा सांख्यिकी, उसके भी सारे फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद प्रायिकता है। क्या देखो बेटा, सांख्यिकी, इसमें बाबू माध्य पूछता है। क्या पूछता है, माध्य। माध्य का पूछ सकता है और बहुलक पूछ सकता है, उसको x बार से दिखाते हैं। तो माध्य बराबर होता है बेटा पदों का योग, पहला फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसमें पहला कंडीशन होता है बेटा प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि माध्य। प्रत्यक्ष विधि माध्य क्या होता है बेटा, इसमें उसको भी एक्स बार से लिखा जाता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। उसके बाद बेटा प्रत्यक्ष विधि के बाद आता है कल्पित विधि। क्या आता है, कल्पित विधि।
कल्पित विधि माध्य। एक्स बार बराबर देखेंगे बेटा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ए हो जाता है बेटा। उसके बाद पग विचलन विधि आता है। क्या आता है बेटा? पग विचलन विधि माध्य। पग विचलन विधि माध्य का क्या होता है बेटा? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ए हो जाता है। ठीक है, ए हो जाता है बेटा पग विचलन विधि माध्य। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा माध्यक। क्या आता है? माध्यक। माध्यक आता है बेटा पदों की संख्या बेटा क्या हो? विषम हो। क्या हो? n विषम हो तो होगा बेटा माध्यक होगा n+1/2 वहां पद हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? n+1/2 वहां पद हो जाएगा। अगर पदों की संख्या सम हो बेटा, n क्या हो बेटा? n बराबर सम हो तो क्या होगा? होगा तब माध्यक बराबर होगा, माध्यक बराबर होगा n/2 वहां पद होगा और प्लस n/2 + 1 वहां पद बटे बेटा 2, ए हो जाएगा बेटा इसका माध्यक। ठीक है, उसके बाद बाबू आता है फार्मूले पे, वर्ग अंतराल दिया हो तो l + n/2 - cf अपान f इंटू एच। वर्ग अंतराल दिया हो तो क्या होगा? l + n/2 - cf अपान f इंटू एच। ये फार्मूला आप लोगों को सांख्यिकी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा माध्य नहीं बेटा माध्यक होता है, इसी को माध्यिका भी कहते हैं। आता है बहुलक। आता है क्या आता है बाबू? बहुलक। बहुलक क्या होता है बेटा? जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही क्या होती है? बहुलक होती है। ठीक है, जो संख्या क्या होगा बेटा? सबसे अधिक बार आए, अधिक बार आए वो होता है बेटा बहुलक। वर्ग अंतराल में बहुलक क्या होता है बेटा? वर्ग अंतराल में बहुलक होता है क्या होता है बेटा? l + f1 - f0 l + f1 - f0 अपान 2f1 - f0 - f2 इंटू एच। ठीक है, ये हो गया। क्या हो जाएगा? ये बहुलक हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। इसके बाद आता है बेटा प्रायिकता। क्या आता है? प्रायिकता आता है बेटा, प्रायिकता। तो प्रायिकता बेटा इसमें कंडीशन होने की संख्या अगर p हो या कंडीशन घटना होने की हो या घटना ना हो। यदि कोई घटना e हो तब क्या होगा बेटा? यदि कोई घटना क्या हो बेटा? e हो तब क्या होगा? Pe बराबर हो जाएगा बेटा अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। तो क्या होगा बेटा? अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे बेटा होगा कुल परिणामों की संख्या, ये हो जाएगा बेटा Pe बराबर। ठीक है, घटना की न होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? घटना के न होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? घटना की न होने की प्रायिकता अगर देखोगे तो Pe + Pe बार = 1 हो जाएगा। ठीक है, Pe = 1। ठीक है, आप लोगों के बेटा और इसमें आप लोगों को पासे के बारे में पता होने चाहिए, ताश के पत्तों के बारे में पता होना चाहिए। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल और 26 काले। उसमें से बेटा 13 पत्ते होते हैं, 13 हुकुम, 13 पान, 13 चीड़, 13 ईंट। इसमें पता होना चाहिए क्या होता है? बादशाह, एक्का बादशाह, बेगी, गुलाम, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ते, छक्की, पंजी, तिक्की, दुक्की, ये सब पता होना चाहिए बेटा। और इसी के साथ पूरे किताब का बेटा सारे फार्मूले हम आप लोगों को बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दबा के अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।